नमस्कार दोस्तों, अल्फाज डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। ये मेरे उपन्यास का भाग 7 है। इसके पहले के भागों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नंदिनी और विजय दोनों आग के पास बैठे इधर उधर की बातों में मशगूल थे। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और निरंतर अंधेरा गहराता जा रहा था। नंदिनी ने विजय को याद दिलाया कि उसके पिता अक्सर बैलगाड़ी में लालटेन रखती हैं, हमें उसे लाकर जला लेना चाहिए। यह सुनकर विजय बैलगाड़ी से लालटेन लाकर जलाने लगा। उजाला होते ही उसे नंदिनी के पैर के एकदम नज़दीक एक बिच्छू नजर आया, जिसे देख विजय डर गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी उसकी नज़र अपने पास पड़े एक पत्थर पर गई। उसने तुरंत उसे उठाकर बिच्छू के ऊपर पटक दिया, जिसमें दबकर बिच्छू मर गया। लेकिन नंदिनी के पैर की छोटी उंगली भी उस पत्थर से चोटिल हो गई और उससे खून निकलने लगा। विजय ने ये सब नंदिनी को बिना बताए बहुत जल्दी में किया। अचानक से विजय का ये व्यवहार देख नंदिनी घबरा गई। उसकी नज़र बिच्छू पर नहीं गई थी और विजय ने भी कुछ नहीं कहा था, जिससे नंदिनी घबराकर खड़ी हो गई और विजय से दूर भागने लगी। लेकिन चोट लगने के कारण वहीं गिर गई, जिससे उसका पैर मुड़ गया और उसमें बहुत ज़्यादा मोच आ गई। चोट व मोच से नंदिनी तड़प उठी और उसने घूरते हुए विजय की ओर देखा। विजय ने मुस्कुराते हुए पत्थर को उठाया तो उसके नीचे मरे हुए बिच्छू को देख नंदिनी को भी हंसी आ गई, पर उसने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, मुझे बताकर भी मार सकते थे, मैं मारने से मना थोड़ी न करती और मेरी उंगली भी ना जख्मी होती। विजय ने नंदिनी से माफ़ी मांगते हुए कहा, वह बिच्छू आपके एकदम नज़दीक था, मैं आपको बताता तो आप घबराहट में वहाँ से उठती और आपका हाथ या पैर उस पर पड़ जाता, तो इसलिए आपको बिना बताए ही उसे मार दिया। मुझे उस समय यही सही लगा। नंदिनी ने विजय की बात सुनकर हामी भरी और एक मुस्कान देकर आंखों ही आंखों में उसकी तारीफ भी की। अपनी चोट पर बांधने के लिए नंदिनी ने अपने दुपट्टे को फाड़कर चोट वाली उंगली पर बांधकर खून का बहना तो रोक लिया, लेकिन दूसरे पैर में मोच आने के कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह वहीं उसी तरह बैठी तड़प रही थी। विजय ने पत्थर एक तरफ रख पत्तों से बिच्छू को उठाकर बाहर फेंका और उस जगह को साफ कर आसपास के एक समान पत्थरों को रखकर नंदिनी को बैठने के लिए अच्छी जगह कर आग में और लकड़ियां डालते हुए नंदिनी की ओर देखे बिना ही विजय ने नंदिनी को वहां आकर बैठने को कहा, जिसे सुन नंदिनी ने तल्खी भरे शब्दों में इनकार करते हुए कहा, मैं यहीं सही हूँ। दरअसल दर्द के कारण नंदिनी अपने पैर को हिला तक नहीं पा रही थी। ऐसे में उठकर वहां जाकर बैठना नंदिनी के लिए संभव नहीं था। हालांकि नंदिनी वहां जाकर बैठना चाहती थी, क्योंकि उसे यहाँ ठंड लग रही थी और दर्द व डर के कारण बेचैनी सी हो रही थी, जिससे अनचाहे ही नंदिनी की आंखों से आंसू निकल आए थे। विजय को नंदिनी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। नंदिनी का जवाब सुन उसने एकदम से नंदिनी की ओर देखा तो उसके बहते आंसू देखकर विजय को उसके दर्द का अंदाजा हुआ। वह नंदिनी के पास जाकर बैठ जाता है और उसके पैर को छूने की कोशिश करता है, लेकिन विजय के हाथ का स्पर्श पाते ही नंदिनी चीख उठती है। दरअसल मोच के कारण इतना दर्द था कि पैर को हिलाना डुलाना हाथ लगाना तक मुश्किल था। सूजन के कारण पैर फूलकर दुगना हो गया था। नंदिनी दरवाजे की तरफ बैठी थी। जहाँ नंदिनी बैठी थी वहाँ बाहर से एकदम सीधी ठंडी हवा आकर नंदिनी को लग रही थी, जिससे नंदिनी ठंड के कारण कांपने लगी थी। विजय मोच तो ठीक नहीं कर सकता था,
पर नंदिनी को ठंड से कांपते हुए उससे देखा नहीं गया, इसलिए उसने नंदिनी को बिना पूछे ही आहिस्ता से अपनी गोद में उठा लिया और आग के पास ले जाने लगा। तभी वहीं कहीं बिजली गिरी और तेज गड़गड़ाहट के साथ कुछ गिरने की आवाज़ें भी आईं, जिन्हें सुन नंदिनी एकदम सहम गई। उसे ऐसा लगा जैसे ये मंदिर ही ढह रहा हो। डर के कारण नंदिनी की आंखें बंद हो गईं और वह विजय के गले से लगकर डराने सी लगी और विजय वहीं थम गया। कुछ देर बाद जब आवाज़ें आना बिल्कुल बंद हो गईं तो नंदिनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अभी तक विजय नंदिनी को गोद में लिए सारी दुनिया से बेखबर हो नंदिनी के डरे हुए चेहरे को निहारते हुए मुस्कुरा रहा था। नंदिनी की आंखें खुलते ही दोनों शर्मा से गए और शर्माते हुए विजय ने नंदिनी के होठों पर एक किस कर दिया। दोनों सुध-बुध खो बैठे और एक दूसरे के हो गए। जब होश आया तो दोनों को बहुत ग्लानि व शर्मिंदगी महसूस होने लगी और नंदिनी की आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे। यूं नंदिनी को रोता देख विजय को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह क्या करे क्या कहे। नंदिनी का रोना कैसे बंद कराए, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गलती दोनों से हुई थी, पर अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह गया था। विजय खुद बहुत डर व ग्लानि महसूस करने के कारण समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। बाहर बारिश थम चुकी थी, पर अब किसी को घर जाने की जल्दी न थी। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, घर कैसे जाएं, एक दूसरे से क्या बोलें। नंदिनी के मन में तो आत्महत्या करने के विचार तक आ रहे थे। आज उससे एक जघन अपराध हो गया था। उसका आंचल मैला हो गया था। विजय के मन में क्या है, वह उससे शादी करने के बारे में सोचता भी है या नहीं, यह तक नंदिनी को पता नहीं था। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कैसे वह इतनी कमज़ोर हो गई, कैसे व क्यों उसने बिना सोचे समझे अपना सर्वस्व विजय को समर्पित कर दिया। उसे विजय की चुप्पी बहुत साल रही थी। विजय ने हिम्मत करके नंदिनी को घर चलने के लिए कहा तो उसका सारा गुस्सा विजय पर फूट पड़ा। नंदिनी बहुत गुस्सैल थी। गुस्से में क्या क्या कह जाती थी उसे खुद याद न रहता था। विजय चुपचाप सिर झुकाकर सब सुन रहा था, पर नंदिनी का गुस्सा शांत होने पर आ ही नहीं रहा था। विजय नंदिनी का रौद्र रूप देखकर बहुत डर गया था। उसे डर था कि नंदिनी घर जाकर यदि सरदार को ये बात बता देगी तो सरदार उसकी जान ही ले लेंगे। विजय को कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी नंदिनी के मुँह से शादी की बात सुनकर, मतलब ये जानकर कि नंदिनी उससे शादी करना चाहती थी, तुरंत नंदिनी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। उसे इस समय इस समस्या को समाप्त करने का यही एक उपाय दिखाई दिया। वह भागकर मंदिर के गर्भगृह में गया। संयोग से उसे वहाँ सिंदूर व माला मिल गई, जिन्हें लेकर वह नंदिनी के पास आया और उसका हाथ पकड़ उसे भगवान की मूर्ति के सामने ले गया तथा भगवान को साक्षी मान नंदिनी को माला पहनाकर उसकी मांग सिंदूर से भर दी। नंदिनी ने भी विजय को माला पहनाकर उसके पैर छू लिए।